ये तू आंख बंद करके लिख देगा, लेकिन एग्जामिनर सिर्फ इसी से उसको कलेजे को ठंडक नहीं पड़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम यश जोशी है और आज हम बहुत ही धमाकेदार तरीके से, जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार तरीके से इस एक वीडियो में पूरे वेव चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। मतलब उन सारे पॉइंट्स पे हम डिटेल में चर्चा भी करेंगे जो नीट के रिगार्डिंग, खास करके जो भी बच्चे 2021 में अपीयर हो रहे हैं या जो ड्रॉपर्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जितने भी टाइप के क्वेश्चन है, जितनी भी वेरिएबिलिटी ऑफ क्वेश्चन है जो आज तक नीट में पूछी गई है या पूछी जा सकती है, उन सभी बातों पर हम आज बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेव, आप लोग में से कितने लोगों को ये टॉपिक इतना वाहियात लगता होगा? मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी कभी नीट एस्पिरेंट था, तब मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही बीतता था। लेकिन मैं ये पूरा प्रयास करूँगा कि आपको ये टॉपिक बहुत ही इजी और ल्यूसिड लैंग्वेज में समझाया जा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ये वेव के बारे में। जाहिर सी बात है, चैप्टर ही है। तो बच्चों, आप ये बताओ कि ये वेव होता क्या है? बहुत इजी टर्म है। जितने भी टीचर्स हैं वो ये जनरली हर बच्चों से पूछते हैं टॉपिक स्टार्ट होने से पहले। तो मैं भी आपसे पूछता हूँ कि वेव क्या होता है। देखिए, वेव कोई भी एक डिस्टर्बेंस है। इट इज़ एनी डिस्टर्बेंस दैट वी कॉज या दैट इज़ इंटेंडेड टू बी हैपन इन द नेचर। ठीक है, मतलब अगर आप कोई भी डिस्टर्बेंस नेचर में ऐसे क्रिएट कर दोगे, मतलब होता है ना कि हम लोग को, इंडिया वाले लोगों को, किसी को भी चूटी काटने का बड़ा शौक होता है। वो मेंढक वाली कहानी सुनी होगी कि उस मेंढक को भी जाने देंगे तो उसको डिस्प्लेस कर देंगे नीचे की तरफ। सेम वही कहानी इधर। हम लोग को खुजली मची, हमने क्या किया, मीडियम में हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया। डिस्टर्बेंस कैसे हो सकता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले, हमारे पुराने ज़माने में टेलीफोन तो था नहीं, तो बात कैसे होती थी? हम एक मग से दूसरे जगह पे मग रखा हुआ है, उन दोनों के बीच में तार कनेक्टेड है, इधर भू 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 कुछ बोलते हैं, वो सामने वाला सुनता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस मग में बोलते हैं। अब जैसे ही हमने इसमें कुछ बोला तो इसके अंदर का जो वायर है वो जोर जोर से हिलने लगता है, जिसकी वजह से उस वायर के अंदर में कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होने लगता है। यही डिस्टर्बेंस क्या दूसरे मग पे जाकर ट्रैवल करती है और वहाँ जाके सेम डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। हाँ, कुछ एनर्जी लॉस होता है मीडियम में, लेकिन अगर हम उसको नज़रअंदाज कर दें तो हमारी बात उधर तक पहुँच जाएगी। तो वेव के ज़रिए हमने जाना कैसे हम आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये बताइए ना, आप सपोज करो उस मग्गे में कुछ बोल रहे हो और वहाँ के जितने भी पार्टिकल हैं वो दूसरे जगह जाके हड़कंप मचा रहे हैं। तो सपोज करो आपकी बात करते करते पाद निकल गई, तो उस पाद के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूसरे जगह जाके स्मेल क्रिएट करेंगे, तो कितना बड़ा, आप समझ रहे हो, ब्लंडर हो जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि पार्टिकल डिस्प्लेस करें। पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, मतलब पार्टिकल मूव करेंगे बट उनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना वो जीरो होगा। तो भैया कहने का क्या मतलब है, चलिए और अच्छे से हम लोग विस्तार में समझेंगे इसको। तो आप इस बात को नोट कर लें कि देर इज़ नो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। और नंबर सेकंड पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी या मोमेंटम। तो भैया ये क्या है? सीधी सी बात है, दूर संचार मतलब टेलीफोन में आप अपनी आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हो, तो आप क्या कर रहे हो, इस साउंड एनर्जी का ट्रांसफ़र करवा रहे हो। समझ में आया आपको? आपको मेरी आवाज़ कैसे सुन रही है? हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, इस मीडियम में जो एयर है वो एयर में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, और वो जब डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है तो वो सेम आपके ईयर ड्रम्स पे जाके फ्रीक्वेंसी से बज रहे हैं। मतलब सेम पार्टिकल में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, एक मोमेंटम क्रिएट हुआ, मतलब पार्टिकल आगे पीछे मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, उससे वाइब्रेट करना स्टार्ट किया, मेरे मुंह से निकला, तो अगल बगल का पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो है। पार्टिकल कुछ नहीं कर रहा, पार्टिकल का काम खाली आगे जाना और पीछे आना है, वापस अपनी जगह पे आ जाना है। तो ये जब हिला तो ये अपने आगे वाले को भी हिलाएगा,
इतना बात समझ में आ रहा है, क्योंकि कुछ इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है मीडियम में, तो ऐसे करते करते वो हमारे कानों तक पहुंचा, और जैसे कानों तक पहुंचा तो वो क्या करेगा, उसी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को आपके ईयर ड्रम्स में बजाएगा और आपको आवाज़ सुनने मिलेगी। मतलब देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम या एनर्जी, किसी एक चीज़ का क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। इसीलिए हम वेव का डिस्कशन कर रहे हैं। हमको क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह पर एनर्जी पहुंचानी है, सीधी सी बात है। और वो कैसे पहुंचाएंगे हम, अगर हमको फिजिकल कांटेक्ट नहीं चाहिए। देखिए, एक तरीका तो ये होता है कि मैंने मान लो एक पूरी भरी सभा है, उसमें से बच्चों की भरी सभा है, उसमें से मैंने एक बच्चे को चॉकलेट दी, मैंने कहा कि एक काम करो, पीछे वाले को जाओ, तो या तो वो क्या करेगा, वो खुद उठ के जाएगा पीछे एकदम, तो हमें ये काम ही नहीं करना। वो क्या करेगा, बच्चा अपने पीछे वाले को देगा, वो क्या करेगा, अपने और पीछे वाले को देगा, वो क्या करेगा, अपने और पीछे वाले को देगा, तो अल्टीमेटली ये एंड तक चला जाएगा और किसी का ट्रैवल भी नहीं हुआ। ये सेम काम वेव करता है। लेकिन इसमें क्या हुआ, जितने भी एक बेंच में बच्चे बैठे हुए थे, आगे से लेकर पीछे तक पूरे कॉलम में हर एक बच्चा डिस्टर्ब हुआ है, फोकस उसका खराब हुआ है, क्योंकि वो बेचारा पढ़ रहा था। हमने कहा कि भैया पीछे चॉकलेट पास कर दे तुम, तो भैया उसका तो माथा तो खराब हुआ ना, कि यार सर आप भी क्या काम दे दिया मेरे को। तो इसीलिए क्या होता है कि बच्चे का फोकस थोड़ा खराब होता है। नो नेट डिस्प्लेसमेंट, भले वो मूव नहीं, मतलब उसका भले ही उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नेट नहीं हुआ, वो अपनी जगह पर बैठा हुआ है, लेकिन क्या हुआ, इसी ज़रिए हमको वो चॉकलेट एंड तक मिल गई। हमारा उद्देश्य खाली इतना ही था, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट टॉपिक है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ वेव। है दो तरह के वेव्स होते हैं, एक होता है मैकेनिकल वेव और एक होता है नॉन मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव मतलब क्या हुआ, जिसको एक मीडियम का रिक्वायरमेंट है ट्रांसफ़र करने के लिए, और नॉन मैकेनिकल मतलब क्या हुआ, जिसको मीडियम की ज़रूरत नहीं है, मतलब उसको एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए इन बच्चों की ज़रूरत नहीं है। मैकेनिकल का क्या हुआ, मैकेनिकल वेव मतलब हो गया आपका साउंड वेव, या मान लो कि वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग। तो और नॉन मैकेनिकल में हो गया आपका लाइट या इंफ्रारेड रेडिएशन। आप खुद बताइए ना, एटमॉस्फेयर तो है नहीं अर्थ के बाहर, तो सन से जो लाइट एनर्जी हमारे अर्थ पे आ रही है, वो कैसे आ रही है, कोई मीडियम ही नहीं है, पूरा वैक्यूम है, लेकिन आ तो रही है ना। वो भी तो एक वेव है, वो भी तो एक डिस्टर्बेंस है, वो भी तो एक सिग्नल है, जिसको अर्थ पे जाके बताना पेड़ पौधों को कि भैया देखो, जागो जागो, सुबह हो गई है, अपना फोटोसिंथेसिस क्रियाक्रम स्टार्ट करें आप। तो इसीलिए क्या है, ये नॉन मैकेनिकल वेव का एग्जाम्पल है। और मैकेनिकल वेव का एग्जाम्पल क्या है, साउंड वेव है या वेव ऑन वायर है। हम इसके बारे में आगे देखते हैं ये होता क्या है वेव ऑन वायर। इतनी बात आपको समझ में आई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का, पहला तो हमने अकॉर्डिंग टू मीडियम, पहला तो हमने बताया अकॉर्डिंग टू मीडियम। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स, मतलब ऑफ मीडियम पार्टिकल्स, मतलब अभी देखो दो तरह बताया, एक बताया मीडियम के हिसाब से, जिसको मीडियम का जरूरत पड़ेगा उसको मैकेनिकल, जिसको नहीं पड़ेगा नॉन मैकेनिकल। और अकॉर्डिंग टू वाइब्रेशन ऑफ दीज मीडियम पार्टिकल्स, मतलब अगर मीडियम का जरूरत पड़ेगा उसको, तो उनका भी एक सेट ऑफ पैटर्न होगा उस मीडियम के पार्टिकल का वाइब्रेट करने का। मतलब कहने का सीधा सा मतलब ये है कि अगर एक कॉलम है, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते कॉलम है, तो उनका एक, जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं उनका एक फिक्स तरीका है कि भैया हम अपना हाथ पीछे करेंगे और पीछे वाले को चॉकलेट चला जाएगा। लेकिन अब मान लो उसमें एक लसित मलिंगा आ गया, लसित मलिंगा बोलता है कि भैया मैं तो हाथ ऐसे करूँगा, ऐसे करके चॉकलेट फेंकूंगा। भाई तू ऐसे फेंक ले, तो तेरे पे डिपेंड करता है, वो मीडियम पे डिपेंड करता है कि उसको कैसे वाइब्रेट करना है, उसको कैसे सिग्नल को पीछे ट्रांसफ़र करना है। अल्टीमेटली होगा क्या, हमारा काम निकल जाएगा। और क्या होगा, हमारा काम क्या है कि सिग्नल को एंड तक पहुंचाना। तो अकॉर्डिंग टू वाइब्रेशन ऑफ मीडियम के पार्टिकल्स, तो दो तरह के वेव हम लोग को पढ़ना है, एक का नाम है ट्रांसवर्स वेव और दूसरा का नाम है, बहुत अच्छे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ये एक फिक्स्ड एरिया है, फिक्स्ड, और ये वायर है। इस वायर में हम क्या कर रहे हैं, अपनी उंगलियों से एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, मतलब हमने लेके जोर से छिड़क दिया वायर को। तो अब ये क्या होगा, ये डिस्टरबेंस जो है ये आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा और ये दीवार के एंड तक पहुंच जाएगा। ये जो वेव का पैटर्न है,
इस वेव के पैटर्न में क्या हुआ, पार्टिकल्स जो हैं वो अपने जगह पर फिक्स्ड है, अपने जगह पर फिक्स्ड है। मतलब क्या हुआ, वापस समझिएगा, क्या हो रहा है, वेव का प्रोपागेशन हो रहा है इस मीडियम में, लेकिन इनके जो पार्टिकल्स हैं, इन ये जो डॉट है इसका मतलब पार्टिकल है, ये पार्टिकल ऊपर और नीचे अपने जगह पे फिक्स होके एसएचएम कर रहे हैं। मतलब कि सीधी सी बात समझिएगा, ये अगर वेव है और ये ऐसे ट्रांसफर कर रही है, ये एक डिस्टर्बेंस है, और अगर ये ट्रांसफर कर रही है तो इस मीडियम के हर एक पार्टिकल क्या करेंगे, अपना एसएचएम करेंगे। वो अपना एसएचएम कैसे करेंगे, वो ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, ऊपर नीचे, एक फिक्स्ड एम्पलीट्यूड होगा, हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ए होगा ही होगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको? हर एक पार्टिकल अपने फिक्स्ड एम्पलीट्यूड से ऊपर नीचे, तो होगा क्या, पार्टिकल्स ऊपर नीचे हो रहे हैं और वेव आगे बढ़ रही है। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। हर एक पार्टिकल अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड है। पोजीशन मतलब अगर ये मान लो ये ओरिजिन है, ये अगर ओरिजिन है ओ, ठीक है, कोऑर्डिनेट इसका 0,0, तो जो 1,0, 2,0, 3,0 है, इस पे जो पार्टिकल है ये फिक्स्ड है। मतलब ये पार्टिकल 1,0 पर ही रहेगा, लेकिन ये वाई एक्सिस से मूव कर सकता है। मतलब इसका जो फाइनल 1,0 का जो मूवमेंट हुआ, वो मान लो 1,+1, और ये जब नीचे की तरफ जाएगा तो 1,-1 हो जाएगा। मतलब ये वाई एक्सिस में मूव करेगा, लेकिन ये आगे पीछे नहीं जाएगा। इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट तो आगे पीछे हुआ नहीं। और खुद बताइएगा, अगर ये एसएचएम कर रहा है तो ये ऊपर जाएगा, एक साइकिल में ऊपर जाएगा, फिर वापस मीन पोजीशन पे आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर अपने मीन पोजीशन पे आएगा। तो अल्टीमेटली इसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही हुआ ना। तो इसीलिए इसका नाम है ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ये एक ट्रैवलिंग वेव का एग्जाम्पल है, हम आगे जानेंगे। दूसरा जिसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, वो भी एक ट्रैवलिंग वेव है। ट्रैवलिंग वेव मतलब देखिए दो चीज होता है, एक होता है ट्रैवलिंग वेव, एक होता है स्टैंडिंग वेव। इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या हुआ जी, लॉन्गिट्यूडनल वेव का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ना, वो है साउंड वेव। बोलो कैसे? देखो, आप आगे पूरा बहुत डिस्कशन है, हम सब बारे में बात करेंगे। तो होगा क्या, लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो साउंड वेव इसका एग्जाम्पल है, वो ट्रैवल, जैसे मैं बोल रहा हूँ और मेरे सामने कोई इंसान अगर सुन रहा है, तो उसमें जो पार्टिकल होगा ना, वो अपने आगे पीछे जाएगा, वो ऊपर नीचे नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? वो अपने आगे पीछे जाएगा। सपोज करो कि अगर एक साउंड वेव है, वो साउंड वेव जो है ऐसे 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 इधर से इधर की तरफ गया, मतलब सोर्स से वो अपने ऑब्जर्वर की तरफ गया। ठीक है, जब वो अपने सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, तो जो पार्टिकल होंगे इसके रास्ते में, वो आगे पीछे जा रहे हैं। मतलब अगर आप ये पार्टिकल नंबर ए को उठाओगे तो ये क्या करेगा, इस प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव के डायरेक्शन में ही चलेगा। मतलब ये आगे गया, फिर मीन पोजीशन पे, फिर पीछे, फिर मीन पोजीशन पे, तो अल्टीमेटली इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0 हुआ। इसके बगल में एक और पार्टिकल है, वो भी आगे पीछे जा रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ भाई? अरे भाई देखो, ये एक धागा है जिसके अंदर में वेव ट्रैवल कर रही है। साउंड वेव भले ही ट्रैवल कर सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन आप सपोज करो ये एक मीडियम है। ठीक है, आपको ऐसा ज़्यादा समझ में आएगा। तो इधर एक पार्टिकल, इधर एक पार्टिकल, इधर एक पार्टिकल, इधर एक पार्टिकल, हर जगह पार्टिकल ही पार्टिकल है। तो अगर ये आगे गया तो इंटरमॉलिक्यूलर जो रेंज है इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, एक इस रीजन है। अगर वो क्या होगा, जो डिस्टेंस है अगर वो डिक्रीज करेगा तो ये पास आएंगे तो रिपल्शन होगा, और अगर ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो दूर दूर चले जाएंगे तो अट्रैक्शन होगा। ये बेसिक्स लॉ ऑफ फिजिक्स है। तो दो पार्टिकल, अगर ये पार्टिकल आगे गया तो इसमें ये क्या करेगा, रिपल्शन फोर्स डालेगा, तो इसको भी आगे जाना पड़ेगा ना। और ये वापस पीछे गया तो ये वापस पीछे जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हर एक पार्टिकल क्या करते हैं, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होते रहते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं। आगे डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो होगा क्या कि पार्टिकल परपेंडिकुलर नहीं जा रहे, पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ वेव जा रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन जा रहे हैं। तो इसी का एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल वेव। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इसका एग्जांपल है ट्रैवलिंग वेव, अभी जो हमने बात की, और दूसरी है स्टैंडिंग वेव। आगे चैप्टर आएगा, एक बार बस समझो। ट्रैवलिंग वेव में क्या होती है, एनर्जी ट्रैवल करती है फ्रॉम एक प्लेस से दूसरे प्लेस। तो स्टैंडिंग वेव में क्या हुआ, वो वेव खड़ी रहेगी? जी हाँ,
वो वेव खड़ी रहेगी, वो एनर्जी पर्टिकुलर रीजन में कन्फाइंड होगा। जब आप स्टैंडिंग वेव का कर्व ग्राफ पढ़ते हो तो उसका ग्राफ ऐसा आता है, मतलब जब आप उसका ग्राफ पढ़ते हो तो ऐसा आता है। इसमें क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो अपने पर्टिकुलर लोब में फिक्स्ड होती है, वो ऊपर नीचे अपने एरिया में कन्फाइन हो गई, वो अपने एरिया में कन्फाइन हो गई, उसने उसका क्या कहलाया, वो स्टैंडिंग वेव कहलाया। ट्रैवलिंग वेव में एनर्जी ट्रैवल कर रही थी लेकिन पार्टिकल अपनी जगह पे फिक्स थे, इधर पार्टिकल अपनी जगह पे फिक्स है तो एनर्जी भी अपनी जगह पे फिक्स्ड है। तो मतलब क्या निकला इस चीज़ का, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे ऑर्गन पाइप के अंदर में कि क्या क्यों ज़रूरी है स्टैंडिंग वेव। ठीक है, कोई बात नहीं। तीसरा है अकॉर्डिंग टू डायमेंशन। अकॉर्डिंग डायमेंशन मतलब अकॉर्डिंग टू डायमेंशन, तो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। अगर वेव्स स्ट्रिंग में पास करेगी तो वो 1D हो गई, अगर वेव्स वाटर सरफेस पर पास करेगी तो वो 2 डायमेंशन हो गई, और अगर लाइट वेव है या साउंड वेव है तो वो 3 डायमेंशन वेव है। तो ये तो हुआ वेव का इंट्रोडक्शन। अभी हम वेव्स की नेचर के बारे में पढ़ेंगे। मतलब वही चीज़ है कि एक मग्गा है, उस पर तागा बंधा हुआ है, दूसरी जगह पे तागा गया, तो इसका नेचर कैसा होगा इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तैयार हो आप? तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखना, ये मैंने 2 कोऑर्डिनेट बनाए, एक एक्स के लॉन्ग एक वाई के लॉन्ग। इसमें टाइम कहीं पे भी नहीं आता, बिकॉज जो वेव्स होता है वो मैंने आपको पहले भी बताया है, वो एक्स के साथ वेरी करता है, ना कि टाइम के साथ वेरी करता है। एसएचएम जो होता है वो टाइम के साथ वेरी करता है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करूं? लो कर देता हूं। देखो, एसएचएम में क्या होता है, एक पार्टिकल जो है वो आगे जाता है, फिर वो पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे आता है, फिर वो मीन पोजीशन से अपनी इनर्शिया की वजह से थोड़ा और पीछे जाता है, फिर वो अपने एक्सट्रीम से वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आता है। तो पार्टिकल अलग अलग टाइम पे हमको अलग अलग जगह पर देखने को मिलेगा। हमने t बराबर 0 पे से नोटिस किया कि पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे था। जरूरी नहीं है पार्टिकल मीन पोजीशन पे ही होगा, हमने अज्यूम किया कि सपोज करो पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे, टाइम बढ़ते गया और हमको पता चला कि भैया घड़ी रोका तो t बराबर 5 सेकंड में पार्टिकल हमको इधर मिला। ठीक है, तो अलग अलग टाइम पे पार्टिकल हमको अलग अलग जगह मिलेगा। लेकिन वेव के साथ ये कहानी नहीं होगी। वेव के साथ तो कुछ और ही कहानी चल रही है। कहानी ये चल रही है कि भैया देखो, तो मुन्ना देख, ये वेव ट्रैवल कर रही है। जब वेव ट्रैवल कर रही है तो हम सपोज करते हैं कि भैया देखो एट t बराबर 0, मतलब तूने क्या किया, तूने घड़ी पहना और तूने समय को रोक दिया और तूने फोटो खींच ली। तो स्ट्रिंग जो थी जिसमें वेव बनी थी वो ऐसी कुछ थी, उसकी जो डिज़ाइन थी वो ऐसी कुछ थी, ये इसकी डिज़ाइन हो गई। t बराबर 0 पे तूने फिर घड़ी का स्टॉप वॉच को स्टार्ट किया और फिर 1 सेकंड के बाद तूने बंद कर दिया। जैसे ही अब तू 1 सेकंड बाद बंद करेगा तो ये वेव आगे की तरफ गई होगी उतने 1 सेकंड में, तो वेव आगे की तरफ घिसक गई। जब वेव आगे की तरफ घिसक गई तो अब बताना ये वेव का एक नया शेप बना। शेप तो वही है, बस वेव आगे की तरफ घिसक गई। जब वेव आगे की तरफ घिसक गई तो ये पार्टिकल जो अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे था वो पार्टिकल अब अपने मीन पोजीशन के पास आ गया, मतलब पार्टिकल नीचे की तरफ गया। इतना बात तुझे समझ में आया? अच्छा, तो एक बात बता, ये वाला जो पार्टिकल था, ये रहा पार्टिकल जो इधर था, वो पार्टिकल अब क्या इधर आ गया? तो पार्टिकल क्या ऊपर की तरफ चला गया अपने? बहुत अच्छे। तो पार्टिकल कोई ऊपर वाला नीचे जा रहा है, नीचे वाला ऊपर आ रहा है, जहां सब मीन पोजीशन की तरफ ही रहे हैं। अल्टीमेटली कहने का मतलब यही है कि पार्टिकल हमेशा अपनी मीन पोजीशन की तरफ आ गए, मतलब पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहे हैं, लेकिन वेव तो क्या आगे की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, सपोज कर ये एक वेव है, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट 0,0 है। इतनी बात समझ में आई? और ये 20 दिया हुआ है डिस्टेंस, इधर से इधर के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 20। ठीक है, 20 मीटर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और तुझे वेव की वेलोसिटी दे रखी है उन्होंने 4 मीटर पर सेकेंड। ये पार्टिकल का लोकेशन ये तुझे दे रखा है उन्होंने कि भैया देख, ये एक वेव है, वेव 4 मीटर पर सेकेंड से पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रही है,
उसके एक पार्टिकल है जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 है, उससे 20 मीटर दूर पे एक और पार्टिकल है। देख पार्टिकल तो हर जगह होंगे, लेकिन 20 मीटर पे पार्टिकल की भी बात चल रही है। तो जब 20 मीटर वाले पार्टिकल की बात चल रही है तो एक बात बता, इस पूरे वेव को t बराबर 0 से इस 20 मीटर पे जाने में कितना टाइम लगा होगा? क्या 5 सेकंड होगा? क्योंकि 20 मीटर इसको चलना है और इसकी वेलोसिटी हर सेकंड में 4 मीटर कवर करने की है, तो 5 सेकंड लगेगा। ये वेव 20 वाले डिस्टेंस वाले पार्टिकल के पास चला जाएगा। तो चल t0 बराबर 5 सेकंड, 5 सेकंड पे ये वेव इधर पहुंच गया। तो अब एग्जामिनर तुझसे पूछता है कि एक बात बता, ये जो पार्टिकल है ना, ये t बराबर 9 सेकंड पे कहां पे होगा? तुझे इतनी बात तो समझ में आई कि t बराबर 5 सेकंड पे ये पार्टिकल अपने मेन पोजीशन पे होगा। बोल समझ में आई कि नहीं आई? बोल दे। देख ये 0,0 पे पार्टिकल है, वेव उधर से स्टार्ट हुई, ऐसे एक डिस्टरबेंस था, वो आगे की तरफ गई। अब जैसे ही डिस्टरबेंस आगे की तरफ जाएगी, इसको भी हिलाना चाहेगी अपनी जगह से। जस्ट उस समय पे पार्टिकल तो अपनी मेन पोजीशन पे है। तो एग्जामिनर तुझको कहता है कि मुझको 5 सेकंड से मतलब नहीं है, मुझको तो ये बता कि चल इसकी t बराबर 9 सेकंड पे क्या कहानी होगी। समझ में आ रहा है कुछ? एग्जामिनर तो उसे पूछता है t बराबर 9 सेकंड पे उसकी क्या कहानी होगी। तो समझना एक बात को, ये पार्टिकल नंबर, इसका नामकरण कर देते हैं a, इसका नामकरण b। तो ये अपने 0 सेकंड पे जब था तो वो सेम पार्टिकल की कहानी 5 सेकंड पे थी। मतलब a और b के हम लोग तुलना कर रहे हैं। मतलब a पार्टिकल की कहानी जो 0 सेकंड पे थी, कहानी b पार्टिकल की 5वें सेकंड पे है कि नहीं है? अगर ये पार्टिकल ऊपर जाएगा तो ये पार्टिकल भी अब ऊपर जाएगा। बहुत अच्छे। तो इसकी जो कहानी 1 सेकंड पे होगी, वही सेम कहानी इसकी 6वें सेकंड पे होगी। जो इसकी कहानी 2 सेकंड पे होगी, वो इसकी कहानी 7वें सेकंड पे होगी। जो इसकी कहानी 3 सेकंड पे होगी, वो इसके 8वें सेकंड पे होगी। और जो कहानी इसके 4 सेकंड पे होगी, वो इसके 9वें सेकंड पे होगी। इतनी बात समझ में आई? अगर ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये पार्टिकल भी तो ऊपर की तरफ जाएगा ना। तो जो 0 बराबर टाइम बराबर 0 पे था, वही सेम कहानी इसकी 5वें सेकंड पे थी। 1 सेकंड बढ़ा। तो जो इसकी 4थे सेकंड पे पार्टिकल जहां पे होगा, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, ये सेम बी वाला पार्टिकल भी उसी कहानी को दोहराएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्की बात है। आगे बढ़े, चल ठीक है। तो एक बात मुझे बता तू कि अगर हमको इसकी कहानी पता है, अगर हमको इस बी वाले पार्टिकल की कहानी पता है, तो तू क्या ए वाले पार्टिकल की कहानी नहीं बता सकता है? सपोज कर, अगर तुझे बी वाले पार्टिकल का 8वें सेकंड पे कहानी पता है, तो तू ए वाले पार्टिकल का कहानी नहीं बता सकता कि 3 सेकंड पे कहां पे होगा? आराम से बता सकता है। तो बी वाले पार्टिकल की वजह से ए पार्टिकल का कहानी बता सकता है और ए की वजह से बी का बता सकता है। ये वाइस वर्सा इक्वेशन है। तो तू मुझे एक बात बता कि अगर तुझे एट एनी टाइम टी वाले पार्टिकल की कहानी पता, तो t माइनस एक्स बाई वी, तो t माइनस एक्स बाई वी सेकेंड पर a की कहानी पता। इतना बात समझ में आया तेरे को? एट एनी टाइम t, अगर b वाले पार्टिकल की कहानी पता है तो t माइनस एक्स बाई वी सेकेंड पर a की कहानी पता है। बोल कैसे? एट t बराबर 9 सेकंड पे रख के देख, t को 9 सेकंड पे करके देख, t को 9 सेकंड पे करके देख। डिस्टेंस 20 है और वेलोसिटी v है। क्योंकि देख x बाई वी क्या हुआ, मैं तुझे फिर बता रहा हूं। x बाई वी क्या हुआ? x तो द डिस्टेंस हुआ और v क्या हुआ? वेलोसिटी हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? टाइम हुआ, है ना। जितना टाइम इसको a से b जाने में लगा, उसको माइनस कर दे तो सेम कहानी तुझको पता है। देख a से b जाने पे इस केस में 5 सेकंड लग रहे थे, तो तुझको क्या करना है? सिर्फ 5 सेकंड माइनस करना है। अगर तुझे b पार्टिकल का 8वें सेकंड पर कहानी पता है ना, तो उसमें से तू 5 सेकंड को माइनस कर दे, तेरे को 30वें सेकंड पे a पार्टिकल कहानी पता है। तेरे को बात समझ में आई? t माइनस एक्स बाई वी हम लोग क्यों कर रहे हैं? बहुत अच्छे यार, तू तो छा गया। आगे चल। तो मेरे को एक बात बता, क्या मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूं कि y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस
एक काम कर, ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी प्लस 5। क्या मैं ये लिख सकता हूं? सोच के बताना। मैं सिर्फ इधर ही टाइम ले रहा हूं, आगे मैं कहीं टाइम नहीं लूंगा, तू खुद बताएगा सारे जवाब। y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। देखना कि y मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। मैं तुझे बता रहा हूं अभी इक्वेशन के साथ, तू चिंता मत कर। y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अगर तेरे को देख, वेव तो टाइम पर डिपेंडेंट नहीं होता, वेव तो x पर डिपेंडेंट होता है, इतना बात तुझे पता है। मतलब x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर फलना, x बराबर ढिमका। तो अगर तुझको कोई भी पोजीशन पे किसी भी इंस्टेंट पर अगर पार्टिकल की कहानी जाननी हो तो तू इस इक्वेशन पे वो टाइम और वो x का वैल्यू रख दे, तेरे को उसका कहानी पता चल जाएगा। मतलब क्या है, सपोज कर कि अगर ये एक वेव है और ये x है, x बराबर 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और ये y एक्सिस है, ठीक है। देख ये जो हाइट दिख रही है ना, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है ना। अब तू खुद बता मुझे कि ये इक्वेशन क्यों नहीं हो सकती। देख वेव चल रही थी, t बराबर 0 सेकेंड पे हमने स्टार्ट किया, पार्टिकल a पर था, आगे बढ़ा, t बराबर 5 सेकेंड पे b पार्टिकल के पास ये वेव पहुंचा, ठीक है। अब ये v को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, जिसकी वजह से उसके आगे वाले पार्टिकल भी डिस्टर्ब होंगे और वेव आगे की तरफ बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। हर एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, उसकी वजह से क्या है, वेव आगे की तरफ बढ़ रही है। इतनी बात तुझे समझ में आई। देख ये तुझको है ना ट्रांसवर्स वेव में मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, पर तू अभी एक बार के लिए ध्यान रख कि वेव के हर एक पार्टिकल अपनी जगह पर खड़े होकर एसएचएम कर रहे होते हैं, वेव आगे की तरफ बढ़ रही होती है, ठीक है। तो एसएचएम का इक्वेशन क्या हुआ, तुझे पता है, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये एसएचएम की इक्वेशन होती है। मतलब क्या है, टाइम डिपेंडेंट होता है एसएचएम। मतलब एट एनी इंस्टेंट कभी पार्टिकल ऊपर होगा, कहीं और ऊपर होगा, कहीं और ऊपर होगा, अपने एम्पलीट्यूड अपने ए एक्सट्रीम पे होगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर मीन पे आएगा, फिर नीचे नीचे नीचे, फिर ऐसे करते करते आएगा। तो हम तो ये मान के चल रहे हैं कि पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से स्टार्ट किया। क्या होता अगर ये पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे ना होकर थोड़ा उससे ऊंचा होता, या पार्टिकल थोड़ा उससे नीचे की तरफ होता, तो मतलब इनिशियल कुछ फेज होता, या इनिशियल वो कहीं पे तो होता ना। तो उसलिए ओमेगा टी प्लस 5 हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो खुद बता, अगर ये टर्म का वैल्यू जो है, अगर ये टर्म का वैल्यू क्या 90 डिग्री हो जाए, π/2 हो जाए, तो साइन π/2 क्या होता है, साइन 90 तो 1 होता है, तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमको, a मिल जाएगा। तो मतलब जो पार्टिकल है वो अपने t, मतलब ये पूरा अगर π/2 हो जाए तो ये पार्टिकल जो है ये क्या है, अपने a, मतलब a कोऑर्डिनेट नहीं, a मतलब a एम्पलीट्यूड, मतलब वो a ऊंचाई पे है, अपने एक्सट्रीम पे है। इतना बात तुझको समझ में आया। तो ये तो हमको किसकी कहानी पता चल गई, पार्टिकल की कहानी पता चल गई। तो वही अगर मेरे को एट एनी इंस्टेंट अगर मेरे को इस पार्टिकल की कहानी पता है तो मैं इस पूरे वेव की कहानी बता सकता हूं। कैसे बता सकता हूं, चल उसी को मैं तेरे को समझाने का कोशिश कर रहा हूं। ऐसे बता सकता हूं कि y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी प्लस 5। तू खुद बता। तो इससे तू बता सकता है कि ए वाले पार्टिकल, जो ए कोऑर्डिनेट पार्टिकल है, उसकी कहानी क्या होगी, ठीक है। और इनफैक्ट तू कोई भी पार्टिकल की कहानी बता सकता है इस इक्वेशन से कि x की वैल्यू तो 20 थी, मतलब a और b के बीच में 20 मीटर की फर्क, 20 मीटर का फर्क था। क्या होता अगर ये 10 मीटर होता, तू समझ में आ रहा तेरे को, क्या होता कि ये पार्टिकल इधर होता, इधर से इधर का दूरी 10 मीटर पर सेकंड हो, 10 मीटर होता। जब पार्टिकल का दूरी 10 मीटर होता तो एक बात बता, तब तू कहानी नहीं बता सकता था। तुझे वेव की वेलोसिटी पता है, तू x की वैल्यू लिख सकता है, तुझे किस टाइम पर उसकी कहानी बतानी तो बता सकता है आराम से कि वो अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे होगा कि नीचे होगा। मतलब ये है एट एनी इंस्टेंट तू ये बता सकता है कि पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से कितनी दूर ऊंची या कितनी दूर नीचे हो सकती है, या वो अपने एक्सट्रीम पे हो सकती है, या वो अपने मीन पे हो सकती है, या वो अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पे हो सकती है। ये पूरी कहानी तू इस एक इक्वेशन से बता सकता है। तो ये क्या वेव की इक्वेशन नहीं बन गई? तुझे समझ में आ रहा है? चल आगे बढ़ते हैं, बहुत मजा आएगा कसम से। तो y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स बाई वी प्लस 5। इतनी बात तेरे को समझ में आई? बहुत अच्छे। और तेरे को पता है एक बात कि ओमेगा बाई वी को हम लोग कहते हैं k।
ओमेगा बाई वी को क्या कहते हैं, के। तो इक्वेशन तेरी बन गई y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ये जो इक्वेशन बनी इसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ वेव। समझ में आया तेरे को कैसे वेव का इक्वेशन आया? मजेदार है ना? आगे बढ़े, चल। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। इस वाले केस में क्या हो रहा था कि ये वेव था जो आगे की तरफ जा रहा था, ठीक है। तो एक बात याद रखना, अगर वेव अपने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये है, अगर उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, मतलब दोनों उल्टे उल्टे होंगे। समझ में आया तुझे? ये देख, ये प्लस है और ये माइनस है। कोऑर्डिनेट ध्यान में रख, अगर वेव अपने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो साइन जो होंगे वो ऑपोजिट होंगे। अगर वेव अपने नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में जा रहा है तब जो इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव। तू समझ सकता है नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है, हम लोग को साइन से बचना, तो उसने क्या कि माइनस लगा दिए। तो ये याद करने का बस तरीका है, एक्चुअली इसका एक्सप्रेशन कुछ और है। इतना बात समझ में आया कि अगर ओमेगा टी माइनस के एक्स है तो उसका मतलब वेव आगे की तरफ जा रही है, और अगर ओमेगा टी प्लस के एक्स है तो उसका वेव माइनस एक्स की तरफ जा रही है। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि मैं पूरे वेव में तू रिपीट करूंगा, तो तू एक गांठ बांध के अभी रख ले बात कि ओमेगा टी माइनस के एक्स, दिमाग को जैसे ही देखा तूने फॉर्मूला नीट के पेपर में, तू फटाक से बोल के समझ गया कि वेव तो आगे की तरफ जा रही है, और ओमेगा टी प्लस के एक्स बोला तो मतलब वेव अपने पीछे की तरफ जा रही है। इतनी बात तेरे को समझ में आई। और ए मतलब देख पॉजिटिव है, इसका मतलब इसकी जो गुंबज बनेगी ना वो ऊपर की तरफ बनेगी, और इधर माइनस ए होता तो नीचे की तरफ गुंबज बनती। साइन मतलब इस साइन का कर्व लेके बन रही है। इधर कॉस होता तो मतलब क्या है, कॉस मतलब एक्सट्रीम से स्टार्ट होके बनता। इतना बात समझ में आया तेरे को? बोल दे यार प्लीज। और ये फाइव मतलब क्या हुआ, मतलब ये अपने मीन पोजीशन से स्टार्ट हुई पार्टिकल। अगर मैं कहूं तुझे कि देख ये तो वेव की इक्वेशन है लेकिन वेव ऐसे है, तो तू बोलेगा कि देख ये गुंबज तो ऊपर की तरफ है, तो पॉजिटिव ए रहता, कॉस का ग्राफ बनता ओमेगा टी प्लस के एक्स बनता, ठीक है। अब तू बोलेगा कि भैया फाइव कहाँ गया? अरे तो साइन और फाइव को एडजस्ट कर दिया ना। अगर तू साइन नहीं लिखता, एक काम कर तू उसको साइन नहीं लिख, y इज इक्वल टू ए साइन, यही इक्वेशन तूने पढ़ा है, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। एक काम कर, इधर क्या कर दे, पाई बाई टू कर दे, क्योंकि पाई बाई टू ऊंचा है, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। समझ में आ गया बात? तो तूने क्या सीखा? तूने सीखा कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस प्लस के एक्स प्लस फाइव। अगर मैं x की वैल्यू फिक्स कर दूं x बराबर x नॉट, एग्जामिनर तो उसको बोल दिया कि भाई देख एक एट एन पॉइंट 5 मीटर फ्रॉम ओरिजिन, तो तूने x का वैल्यू फिक्स कर दी बात करके, उसकी जैसे उसके बारे में बात हुई उसकी वैल्यू फिक्स हो गई कि भैया देखो 5 मीटर पे ये पार्टिकल खड़ा है। तो अब जो पार्टिकल को तू देख रहा है, तू क्या देख रहा है, एसएचएम, तू वेव नहीं देख रहा है। वापस समझना बात को कि देख ये तो है तेरी वेव, तूने कहा कि देख x बराबर 5 मीटर पे एक पार्टिकल रखा हुआ है, ये 0,0 है, ये x बराबर 5 मीटर पे पार्टिकल रखा हुआ है। जब तूने कह दिया ना कि x बराबर 5 पे एक पार्टिकल है, उसकी स्टडी करो, तो पार्टिकल तो क्या ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, मीन पोजीशन से ऊपर जाएगा या तो ऊपर से नीचे जाएगा या नीचे से ऊपर जाएगा, यही हो सकता है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। तो तू क्या देख रहा है, पार्टिकल का एसएचएम देख रहा है, तू वेव थोड़ी देख रहा है। अगर तेरे को ये इक्वेशन बोलता है y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये इक्वेशन से तू कोई भी पार्टिकल का कोई भी पोजीशन एट एनी इंस्टेंट बता सकता है। लेकिन अगर तूने x की वैल्यू फिक्स कर दी ना, तो तू सिर्फ एसएचएम बता सकता है पार्टिकल का कोई भी इंस्टेंट पे। अब तू क्या कर, x की वैल्यू तो फिक्स कर गई, अब तू टाइम को चेंज करते जा, तेरे को डिफरेंट डिफरेंट y मिलते जाएगा। समझ में आ रहा है? तेरे को डिफरेंट डिफरेंट y मिलते जाएगा। तो अगर तूने x की वैल्यू फिक्स कर दी तो वो एसएचएम की इक्वेशन हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई? चल बहुत बढ़िया। तो मेरे को एक बात बताएगा तू,
ये एक वेव थी, ये पार्टिकल x1 है, ये पार्टिकल x2 है। एग्जाम में तो उसको कहेगा, नीट में तो बहुत आसान आसान से क्वेश्चन पूछते हैं कि x1 पार्टिकल का इक्वेशन बता, तो x1 पार्टिकल का इक्वेशन हो जाएगा y1 इज टू a साइन ओमेगा t। अब ये आगे की तरफ जा रही है तो इक्वेशन कैसे बनेगी, एग्जाम में तो उसे पूछेगा, तो a साइन ओमेगा t माइनस kx1 प्लस 5 जोड़ दे, और a तो एम्पलीट्यूड है जो कि फिक्स्ड रहेगा, उसीलिए y2 में भी a1 a2 नहीं हुआ, मतलब y1 इक्वल टू a1 नहीं हुआ, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो फिक्स है पूरे वेव की, वो a एम्पलीट्यूड ही बनाएगी, और y2 बराबर है a साइन ओमेगा t माइनस kx2 प्लस 5। ये हो गई ये वाले पार्टिकल की इक्वेशन। समझ में आ गया तेरे को? वेव की इक्वेशन तो यही होगी ना, y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx प्लस 5। इसमें तो हमने x को फिक्स ही नहीं किया ना, x1 और x2 पे ना हमने x को फिक्स किया कि ये x1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू है। तेरे को समझ में आ रहा है बात? चल आगे बढ़े। नेक्स्ट मैं तेरे को कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा, उनके बारे में तेरे को सॉल्व करना है। स्टार्ट करें, प्रॉब्लम लिखते हैं। चल पहला प्रॉब्लम, ये वेव आगे की तरफ जा रही है, इसका इक्वेशन लिखना है अपने को। इक्वेशन लिखना है, हाँ इक्वेशन लिखना है। चल स्टार्ट करते हैं। y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5, ये तू आंख बंद करके लिख देगा, लेकिन एग्जामिनर सिर्फ इसी से उसको कलेजे को ठंडक नहीं पड़ेगी। ये माइनस क्यों लिखा तेरे को समझ में आ रहा है? क्योंकि वेव आगे की तरफ जा रही है। a क्यों लिखा पॉजिटिव, ऊपर की तरफ है उसलिए। चल हमेशा याद रखना कि वेव का जब इक्वेशन लिखना हो तो उस वेव को उसके एनर्जी डायरेक्शन फ्लो के डायरेक्शन में आगे बढ़ाना है। मतलब क्या, आसान भाषा में कि वेव आगे की तरफ जा रही है तो इस वेव को भी आगे की तरफ लेकर जाना है। वेव अगर इधर जा रही है तो वेव को इधर की तरफ लेकर जाना है। समझ में आया बात? तो अगर वेव आगे की तरफ जा रही है, तो अगर वेव आगे की तरफ जा रही है तो तू क्या कर, इसको आगे की तरफ ले जा, तो ऐसा कुछ होगा। तो ये जो पार्टिकल था ना, देख अगर ये वेव आगे की तरफ जा रही है तो उसके पार्टिकल्स का मोशन हमने डिस्कस कर लिया। अभी कुछ देर बाद तू खुद बताएगा कौन सा पार्टिकल कहां जा रहा कहां नहीं जा रहा। इसका एक शॉर्टकट है, मजेदार एकदम। चल स्टार्ट करें। देख अगर हम SHM पढ़ते हैं तो ये SHM का मीन पोजीशन होता है, ये एक्सट्रीम जिसको हम प्लस a से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी एक्सट्रीम होता है जिसको हम माइनस a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है, पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रही है। यानी हम हमेशा मान के चलते हैं कि पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम के पास गई और पॉजिटिव एक्सट्रीम से नेगेटिव एक्सट्रीम के पास जाती है पार्टिकल। तो इसका मतलब क्या हुआ, चल ग्राफ से समझते हैं। ये सर्कल मान ले, ठीक है। पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे, देख होता क्या है, ये सर्कल के अराउंड पार्टिकल गोल 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 चक्री काटता है और हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से टॉर्च गिराते हैं। तो पार्टिकल क्योंकि ऐसे घूम रहा है, हमको उस प्लेट पे जो कि नीचे हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, हमको पता चलता है पार्टिकल हॉरिजॉन्टल गया है। मतलब पार्टिकल जा ऐसे रहा है लेकिन उसके ऊपर टॉर्च गिरा रहे तो उसे पता चलता पहले पार्टिकल यहाँ था, अब इधर का पार्टिकल का रिफ्लेक्शन इधर आया, अब पार्टिकल इधर आया नीचे की तरफ तो उसका रिफ्लेक्शन इधर आया, फिर पार्टिकल और नीचे आया, उसका रिफ्लेक्शन इधर आया। समझ में आ रहा है तेरे को क्या हो रहा है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉर्च ऊपर से गिरा रहे हैं और पार्टिकल ऐसे घूम रहा है। पार्टिकल जब यहाँ पे जाता तो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे आया होगा, जब पार्टिकल यहाँ पे था तो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे, यहाँ पे आया, जब पार्टिकल यहाँ पे था तो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे लगभग आया, और जब पार्टिकल यहाँ पे आया तो वो यहीं पे था। समझ में आया बात तेरे को? तो हो क्या रहा है, पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से एक एक्सट्रीम पे ट्रेवल कर गया इतना देर में। इधर से इधर घूमने का मतलब, इधर से इधर घूमने का मतलब पार्टिकल वापस अपने एक, अब देख पार्टिकल, अब हम लोग नीचे से टॉर्च फेंकेंगे तो पार्टिकल धीरे 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 इधर तुमको इसका रिफ्लेक्शन दिखेगा। तो मतलब एक्सट्रीम से मीन पोजीशन पे वापस पार्टिकल चला गया। अब वो क्या कर रहा है, वापस अपने मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। मतलब वापस वो अपने मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। देख तो इसका मतलब पार्टिकल ऑलरेडी ये डिस्टेंस कवर कर चुका है, पार्टिकल ऑलरेडी ये वाला डिस्टेंस कवर कर चुका है, यानी पाई डिस्टेंस वो कवर कर चुका है, यानी इसका इनिशियल फेज क्या हुआ, पाई हुआ। तो इक्वेशन क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस पाई। और तुझको पता है ये बात, साइन पाई प्लस 0 साइन पाई प्लस थीटा का वैल्यू, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसका मतलब माइनस साइन थीटा, या इसको तुम साइन माइनस थीटा लिख सकते हो। तो a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 को तू क्या लिखेगा, इक्वल टू माइनस a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या तो इसको ऐसे लिख सकता है a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी।
क्या लिख सकता है? तो इक्वेशन बनी y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। समझ में आया तेरे को क्या इक्वेशन बना? नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं। इसमें क्या हो रहा है, ये वेव जो है इस डायरेक्शन में जा रही है, तो मतलब वेव को शिफ्ट भी कैसे करना है? इस डायरेक्शन में करना है। समझ में आया तेरे को बात? चल आगे स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया। जब वेव को तू शिफ्ट करेगा इधर की तरफ दीवार पे सड़ा दो उसको, तो ये पार्टिकल इधर आ जाएगा, क्रॉस तो करता ही हर चीज। समझ में आया तेरे को बात? तो पार्टिकल जो, ये थोड़ा आसान केस है, पार्टिकल अपने मीन पे था और ये इधर चला गया, एक्सट्रीम पे चला गया, सीधा सा केस है। पार्टिकल अपने मीन पे था और पॉजिटिव एक्सट्रीम पे चला गया, इसका मतलब इसका इनिशियल फेस क्या है? 0 है। तो जब तू इक्वेशन लिखेगा तो y इक्वल टू ए, समझ में आना, क्योंकि पॉजिटिव साइड में ए, साइन का ग्राफ है, साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस के एक्स, क्योंकि इधर की तरफ जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ, प्लस 0। बहुत आसान टुच्चे सा सवाल है ये। ये भी आगे की तरफ जा रही है, इसका क्वेश्चन लिखना है। तो मतलब क्या है? आगे की तरफ जा रही है, शिफ्ट भी आगे की तरफ करना है। तो मतलब क्या हुआ? अब जो ट्रैवल का केस बना वो कुछ ऐसा बना। समझ? इसको पकड़ के तू खाली शिफ्ट कर रहा है हल्के हल्के। इसका मैं आगे तेरे को बताऊंगा कि वो शिफ्ट कैसे करना है, क्या डायरेक्शन निकलेगी वेलोसिटी की। तो ये ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, ये भी नीचे की तरफ, आगे आएगा ये चीज़, ठीक है ना? तो इक्वेशन बना y इज इक्वल्स टू माइनस ए साइन, क्योंकि एम्पलीट्यूड नेगेटिव है। क्या आया? y इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि आगे की तरफ जा रही है, प्लस 0, क्योंकि ये अपने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जा रही है। समझ में आ रहा है? ये अपने 0 वाले पार्टिकल को पकड़ना है बस तेरे को, वो अपने एक ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब मीन से एक्सट्रीम, और मीन से एक्सट्रीम तेरे को पता है ये इनिशियल फेज, यानी पार्टिकल यहाँ पे थी और इसका इनिशियल फेज 0 था। ये क्वेश्चन हो गया। तो इक्वेशन बना a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। समझ में आया? नेक्स्ट, वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कहां पे? नेगेटिव की तरफ। तो वेव को लेके कहां जाएंगे? नेगेटिव की तरफ। तो क्या होगा? वेव को नेगेटिव की तरफ लेके जाएंगे, तो इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी। और सटा दिया इसको, देख गौर से, और इसको ना, इस पॉइंट को देख, ओ वाले पॉइंट को और सटा दिया, तो मतलब अब ये इधर, समझ में आ रहा है तेरे को क्या कहानी हो रही है? तो ये पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से नीचे की तरफ गया, वही वाली सेम कहानी है, मीन पोजीशन से इधर गया, तो मतलब प्लस पाई थ्रो करना पड़ेगा। अब भी जो केस बताया, तो इक्वेशन तेरा क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू माइनस ए साइन, क्या हो जाएगा? ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई। साइन पाई क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि पाई प्लस थीटा है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये इक्वेशन बन गया। समझ में आया? बहुत इजी था। आगे बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस डेल्टा एक्स एंड डेल्टा टी, डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन टी। इसका एक्सप्लेनेशन बाद में आएगा कैसे फॉर्मूला आता है, अभी के लिए समझ के चल, ये एक फॉर्मूला है जिसको तेरे को याद करना है, ठीक है? मतलब क्या है कि ये वेव है, ये वेव के कोई भी दो पार्टिकल के बीच में अगर तेरे को डेल्टा फाई का वैल्यू पता है, मतलब दो पार्टिकल के बीच का फेज डिफरेंस अगर तेरे को पता है, तो इसमें पुट करेगा, उसको 2 पाई से डिवाइड करेगा। एग्जाम में तेरे को पूछेगा दोनों में टाइम डिफरेंस क्या होगा, मतलब ये कौन से सेकंड पे कहानी शो करेगा, कौन से सेकंड पे कहानी शो करेगा। समझ में आ रहा है कहने का मतलब क्या है? एग्जाम में तेरे को बोलेगा कि देख बन्ना, ये x बराबर 2 है और ये x बराबर 5 है, तो x बराबर 2 पे एक पार्टिकल, x बराबर 5 पे एक पार्टिकल है, तो डेल्टा x का वैल्यू देगा और इसका लैम्डा तेरे को वेवलेंथ दे देगा कि कितना वेवलेंथ है, तेरे को ये पूरा वेवलेंथ दे देगा,
कितना वेवलेंथ है, तो वैल्यू पुट कर देगा। ठीक है, एग्जाम से पूछेगा इस दोनों में टाइम का डिफरेंस क्या होगा, तो डेल्टा टी पे पुट करेगा, तेरा आंसर आ जाएगा। नीट में बहुत बार आता है ये सवाल। आगे ये लैम्डा क्या होता है, व्हाट इज लैम्डा? देख, जो वेवलेंथ होता है ना, वो मिनिमम कह सकते हैं मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल ऑफ सेम फेस। मतलब एक वेव कंप्लीट हो गई, अब इसके बाद वाला पार्टिकल सेम इसके ओरिजिन की तरफ बिहेव करेगा, और जैसे उससे ऊपर जाएगा वैसे ये भी ऊपर जाएगा, जैसे नीचे जाएगा तो ये भी नीचे जाएगा। तो मतलब द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ सेम फेस। ठीक है, एक इक्वेशन है, मैं जो चाहता हूँ तू याद कर ले उस इक्वेशन को। उस इक्वेशन का नाम है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ वेव, नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू dy/dx। कैसे आता है, क्यों आता है, तेरे को ये जानना ही नहीं है, तेरे को बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला? कि देख भैया, पार्टिकल जो है ना वो नेगेटिव ऑफ वेव का वेलोसिटी इनटू dy/dx होता है। मैं समझ सकता हूँ बहुत कठिन याद करना, बट एक बात याद रखना कि वेव के केस में क्या होता है, y और x का कर्व बनता है। समझ में आ रहा है? तो जहां पे वेव होगा वहीं पे dy/dx होगा। याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं। तो पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट, और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ये वेलोसिटी ऑफ वेव का स्क्वायर इनटू एक्सेलरेशन ऑफ वेव। मतलब वेव वाला क्वांटिटी हमेशा एक तरफ ही आया, पहले dy/dx स्लोप का वो बना, दूसरे वाले में क्या, उसका वेलोसिटी इनटू उसका एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर दो, वेलोसिटी का स्क्वायर कर दो और इनटू एक्सेलरेशन ऑफ वेव कर दो। समझ में आया तुमको बात? आगे और अच्छे से समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एग्जामिनर तुमको एक क्वेश्चन दिया, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सब बच्चे स्किप कर जाते हैं, लेकिन इसको स्किप करना नहीं है। देख, 9d2y/dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16d2y/dx स्क्वायर, ये दिया हुआ है तुमको। एग्जामिनर तुमसे पूछा ये वेव का इक्वेशन है, तो बताओ इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो d2y/dt स्क्वायर क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, और d2y/dx स्क्वायर क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ वेव। तो ये क्या हुआ, 16/9 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेव का स्क्वायर। तो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या हुआ, 4/3। आंसर आ गया तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पॉइंट है P और Q। P पे टेंजेंट मारा, Q पे टेंजेंट मारा। Q का टेंजेंट का डिग्री दिया हुआ है 45 डिग्री, और P का दिया हुआ है इधर से -30 डिग्री। ठीक है, तो एक बात बता, और वेव का वेलोसिटी दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन। तेरे को इक्वेशन पता है, Vp इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू dy/dx। तुमको निकालना है P पे, एग्जाम में तुमसे पूछता है P पे निकालने के लिए। तो Vp इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है, +4, क्योंकि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसको साइन कन्वेंशन के साथ यूज करना है, और dy/dx स्लोप P पे क्या है, नेगेटिव स्लोप है, तो -tan30 कर दे। tan30 1/√3 होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 4 × 1/√3। समझ में आया तेरे को? फोर इंटू 1/√3 आई कैप। अगर ये ट्रांसवर्स वेव हुआ तो ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा 4/√3, और अगर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव हुआ तो 4/√3 आगे की तरफ जाएगा। समझ में आया? तो अब कैसे पता लगाएं कि कौन सा पार्टिकल कहां जा रहा है और कहां नहीं जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? यही तेरे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ना। चल इसी को सॉल्व करते हैं। ये एक वेव थी, तो एक तरीका तो क्या है, वेव को डिस्प्लेस कर दो अलोंग द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, अलोंग द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। दूसरा, कोई भी पार्टिकल है, ये पार्टिकल x है, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन बताना, ये आगे जाएगा कि पीछे जाएगा हमको नहीं पता, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, क्योंकि वेव तो आगे की तरफ जा रही है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा हमको नहीं पता है। चलो देख लेते क्या है। इधर पे जब तुम टेंजेंट ड्रॉ करेगा तो ऐसा कुछ होगा। तो एक बात बता, वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू dy/dx। वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है, पॉजिटिव,
dy बाई डी एक्स क्या है, स्लोप पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा vp नेगेटिव, मतलब नीचे की तरफ, तो इसका मतलब पार्टिकल कहां जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। समझ में आया? एक और जगह देख ले, ये देख, इधर भी सेम यही है, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू dy बाई डी एक्स, स्लोप क्या है पॉजिटिव, वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है पॉजिटिव, तो इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, तो नीचे की तरफ देख वेव जा रही है, ये मतलब पार्टिकल नीचे की तरफ जाएगा। अगर ये वाला पार्टिकल मैं लेता हूं तो इसका जो ये आएगा, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा स्लोप, तो ऑटोमेटिकली ये कहां जाएगा, पॉजिटिव होगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, रख के देख लेना, तो ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऐसे तू बता सकता है कि कौन सा पार्टिकल कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा, अगर तेरे को वेव डिस्प्लेसमेंट मेथड नहीं आ रहा है तो। होप करता हूं तेरे को पसंद आया होगा ये लेक्चर।